तो मैट्रिक के बाद हमने हर लेवल पर सीक्वेंस को स्टडी किया हुआ है। तो सीक्वेंस की जो एक इजीएस्ट डेफिनेशन है वो हम इस तरीके से करते हैं कि अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन। बेसिकली ये एक फंक्शन होता है whose domain is set of natural numbers, जिसकी डोमेन जो होती है वो नेचुरल नंबर्स होती है या नेचुरल नंबर्स का सबसेट होती है। रियल सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस गिवन बाय S is a sequence from set of natural number to जी सीक्वेंसेस को हम देख रहे थे कि यहाँ पर इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ये सीक्वेंस इसकी nth टर्म है 1/n, तो इसको आप इस फॉर्म में राइट कर लें। इसी तरह इस सीक्वेंस की nth टर्म है -1n, तो n को जब आप नेचुरल नंबर असाइन करते जाएंगे तो इसकी आपको ये वाली सारी टर्म्स मिलती जाएंगी। कांस्टेंट सीक्वेंस की एग्जांपल है कि कांस्टेंट सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें सारी टर्म्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस से क्या मुराद है? रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस। मतलब जैसे ये ऊपर हमने फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो इसमें तो ऑलरेडी सारी की सारी जो टर्म्स इसकी हैं वो सारी डिस्टिंक्ट है, लेकिन अब यहाँ पे ये रिपीट हो रही है, -1 है, 1 है, फिर -1 और 1 है। तो जब आपने रेंज को लिखना है तो वो चूंकि एक सेट होगा तो उसमें सारी डिफरेंट जो टर्म्स है वो लिखेंगे। तो एग्जांपल मैंने नीचे लिखी है कि रेंज ऑफ 1/n, इसमें तो ये सारे का सारा सॉरी ये सेट की सूरत में आप इसको लिखेंगे, इस फॉर्म में इसको राइट नहीं कर सकते आप। अच्छा, उसके बाद रेंज ऑफ दिस सेट, अब इसमें मैंने इस सेट में -1 और 1 सिर्फ लिखे हैं, और कांस्टेंट के अंदर भी चूंकि वो सारे रिपीट हो रहे हैं तो सिर्फ सिंगलटन सेट इसकी रेंज बन जाएगा। जी नेक्स्ट आपके पास है बाउंडेड सीक्वेंसेस। तो इसमें बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है? जैसे आपने बाउंडेड सेट को डिफाइन किया था, इसी तरह यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस है। तो अ सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं कि अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड अबव if there exists a real number k such that an less or equal to k। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास सीक्वेंस की nth टर्म है 1/n, तो इस सीक्वेंस को अगर आप ओपन करके भी लिखें तो ये 1/2 और 1/3 अप टू सो ऑन, इसी तरह से ये सीक्वेंस बनता चला जाएगा। अब आपने एक ऐसा नंबर लेना है जिससे इस सीक्वेंस के सारी की सारी टर्म्स समान हो। तो ऐसा नंबर 1 आपके पास है जिसमें इस सीक्वेंस में an जो है ये लेस और इक्वल टू 1 है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। मतलब सीक्वेंस की तमाम जो टर्म्स हैं वो लेस देन 1 है, तो 1 इसका अपर बाउंड कहलाएगा। तो ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस की एग्जांपल है। इसी तरह बाउंडेड बिलो क्या होता है? अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो if there exists a real number k such that an greater or equal to k। मतलब अगर सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसी दिए हुए रियल नंबर से बड़ी हो जाती हैं तो फिर वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा। एग्जाम्पल हम इसकी ये ले लेते हैं कि जैसे an मेरे पास है -1/n, ये वाला सीक्वेंस। अब इसको जब आप ओपन करके लिखेंगे तो ये यूं लिखा जाएगा -1 -1/2 और -1/3 अप टू सो ऑन। अब इसमें आप चेक करें तो ये सारी की सारी टर्म्स जो है ये 0 से लेस है, सॉरी -1 से ये ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल। तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू -1 है। इन दोनों एग्जाम्पल को आप रियल लाइन से बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास है 0 और ये 1 है, और इस तरफ ये आपके पास है -1। अब ये जो 1/n वाली टर्म्स है वो सारी यहाँ पे लाई कर रही हैं जो कि 1 से स्मॉलर है।
और जो -1/n वाली सारी टर्म्स है वो यहाँ पे लाई कर रही हैं, जो कि सारी की सारी ग्रेटर और इक्वल टू -1 है। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? A sequence is said to be bounded if it is both bounded above and bounded below. ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो, तो वो सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाता है? बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। जैसे नीचे मैंने इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, सीक्वेंस है -1n। अब -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1। तो अब आप देखें कि इस सीक्वेंस की सारी जो रकमें हैं वो लेस और इक्वल टू 1 है और ग्रेटर और इक्वल टू -1 है। तो ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस भी है, बाउंडेड अबव भी है, इसीलिए ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। इसी तरह ये जो 1/n से आपने डिफाइन किया हुआ है, तो ये सीक्वेंस भी जो है ये बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि इसका लोअर बाउंड 0 है और अपर बाउंड इसका 1 है, तो ये भी आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस है। जी नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। A sequence an is said to be convergent sequence, or it is said to converge to a real number L if for each epsilon there exists a positive integer m such that an minus L less absolute value less than epsilon for all m greater or equal to n। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक सीक्वेंस को जब आप ओपन करके लिखते हैं तो उसमें फर्स्ट टर्म A1 होती है, सेकंड टर्म A2 आ जाती है और A3 आ जाती है, अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको एक नंबर मिल जाता है an-l का मतलब ये है, सपोज कर लें कि यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 है, 3 है और 4 है, अब टू सो ऑन चलते जा रहे हैं। अब A1 जो है ना वो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है, A2 जो है ये हमें यहाँ पर मिलती है, A3 यहाँ पर मिलती है, A4 यहाँ पर मिलती है। इसी तरह हम नीचे चलते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि जब हम मिसाल के तौर पर ये इसकी यहाँ पर 100 है, इसके बाद जितनी भी सारी टर्म्स आ रही हैं वो इस एक्सिस के क्लोज हो गई, सारी की सारी इस एक्सिस के क्लोज हो जाती हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि इसके बाद कौन कौन सी रकमें आएंगी? A100 आएगी, A100 आएगी, 101 आ जाएगी। अब ये जो जितनी भी सारी रकमें हैं, अगर आप इस लाइन फर्ज कर लें कि ये लाइन पर वैल्यू जो है वो L है, इस लाइन से इन तमाम टर्म्स का डिफरेंस लेते जाते हैं तो वो वेरी स्मॉल है, क्योंकि ये सारी रकमें इस लाइन को अप्रोच कर गई हैं, इसके पास आ गई हैं। तो अब यहाँ पर देखें आप कि मुझे एक नंबर m जो है वो 100 मिला है। 100 के बाद आने वाली जितनी भी रकमें हैं, मतलब यूं लिखूंगा मैं A100 माइनस L, ये दोनों वेरी क्लोज हैं, इसलिए इनका जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल है, मतलब अप्रोच कर रहा है 0 को, जिसको मैं यूं लिख रहा हूं कि वो लेस देन एप्सिलॉन है। इसी तरह अगली रकम अगर आप लेते हैं, अगली टर्म लेते हैं 101, तो इसका ये भी चूंकि इस एक्सिस के वेरी क्लोज है, इसलिए इसका डिस्टेंस भी वेरी स्मॉल होगा, ये भी लेस देन एप्सिलॉन है। अब ऊपर जो डेफिनेशन दी हुई है उसको अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बात बताई हुई है कि फॉर ऑल m ग्रेटर और इक्वल टू n, मतलब ये जो an आप राइट कर रहे हैं, इस a का जो सबस्क्रिप्ट है ना n, इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं m को, n को ना m के इक्वल ले रहे हैं पहले, ठीक है, n इज इक्वल टू m,
उसके बाद अगली जो वैल्यूज है, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेकनली लिखा गया, ये कंडीशन यूं बनती है n ग्रेटर और इक्वल टू m। ठीक है, n की सबसे लीस्ट वैल्यू आपने m ली है, उसके बाद जितनी भी आगे वैल्यूज आती जा रही हैं वो सारी की सारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी कि इन तमाम टर्म्स का डिफरेंस अगर l से लिया जाए तो वो डिफरेंस वेरी स्मॉल है। मतलब ये सारी जो सारी की सारी टर्म्स है वो l को अप्रोच कर गई हैं, उसके पास आ गई हैं, उनका डिस्टेंस जो है वो वेरी स्मॉल हो चुका है। अच्छा, 100 से पहले पहले जो थी वो इससे थोड़ा सा दूर थी, इसलिए यहाँ पर एक ऐसा नेचुरल नंबर हम ढूंढते हैं जिसके बाद वाली सारी रकमें उस एक्सिस को अप्रोच कर जाती है, मतलब उसके पास आ जाती हैं। तो ये कंडीशन फॉर ऑल m ग्रेटर n ग्रेटर और इक्वल टू m इस कंडीशन को इंश्योर करती है कि वो नेचुरल नंबर आपको कहां पर जाकर मिला जिसके बाद आने वाली सारी की सारी रकमें उसके अप्रोच उसको कर गई हैं। तो मजीद इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं। जैसे ए एन है, ए एन सीक्वेंस हम ले रहे हैं 1/n, 1/n प्लस 1 ले लें, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड रखने के लिए। अब यहाँ पर अगर आप a1 निकालेंगे तो वो 2 निकल आएगी। इसी तरह अगर आप a2 निकालेंगे तो वो आपके पास 3/2 निकल आएगी, जिसको हम 1.5 भी राइट कर सकते हैं। a2 जब आप निकालेंगे, सॉरी a3 जब निकलेगी तो वो 4/3 बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1.3। इसी तरह a4 वाली जो रकम है a4, वो आपके पास 1.25 आ जाएगी। बेसिकली अगर इस रकम की लिमिट ली जाए तो वो लिमिट 1 बनती है। आप देख भी रहे हैं जैसे जैसे हम दूर चलते जा रहे हैं तो वो नंबर जो है हमारे वो क्लोज होते जा रहे हैं 1 के, तो इसकी लिमिट जो है ना ये 1 निकलती है। अब ग्राफिकली इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। यहाँ पर n की वैल्यूज हम इस एक्सिस पर शो करवा रहे हैं और इस एक्सिस के ऊपर हम a n की वैल्यूज शो करवा रहे हैं। अच्छा, सपोज कर लें कि ये आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू 1 है, और इधर ये आपके पास 1 है और 2 है और 3 है, 4 आ गई। चलते जाएंगे, सपोज यहाँ पर कहीं पे जाके ये 100 आ गया। ठीक है, अब आप देखें जो इसकी पहली टर्म है a1 की बात करें तो वो 2 के इक्वल है, मतलब हम यहाँ पर खड़े हुए। अगर आप a2 की बात करते हैं तो वो 1.5 है, 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में आकर ये वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी। a3 जो है ये थोड़ी सी और नीचे आ गई, यहाँ पर a4 और नीचे आ गई। अब ये जो 1 वाली लाइन है, अच्छा अब मैं जब इसकी 100वीं रकम निकालूंगा ये a100 के ऊपर, तो a100 रकम आपके पास इसकी जो टर्म है वो निकल आएगी 1/100 प्लस 1, तो ये इक्वल हो जाती है 1.01 के। अब ये 1 के वेरी क्लोज आ गई है, ठीक है, बिल्कुल इसके पास आ गई। इससे अगली रकमें जितनी भी होंगी वो सारी इसके करीब आती जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें m की जो लीस्ट वैल्यू है ना वो आपको 100 मिली है, जिसके बाद ये सारी की सारी टर्म्स इस 1 वाली लाइन को अप्रोच करना शुरू हो गई। मतलब इस a100 के बाद a100 जो कि 1.01 है, उसके बाद वाली सारी रकमों का अगर आप डिफरेंस लेना शुरू कर दे 1 के साथ तो वो डिफरेंस वेरी स्मॉल होता जाएगा। ठीक है, तो ये इस लाइन को अप्रोच कर गई है। तो ये लिमिट का और इस डेफिनेशन का जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है इसका ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये बनता है
कि सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनकी आप एल के साथ डिफरेंस लेते जाए, वो डिफरेंस वेरी स्मॉल होगा। ये काम कब स्टार्ट होगा? जब आप एक स्पेसिफिक नंबर एन की वैल्यू चूज कर लेंगे एम। और ये मैंने आपको पहले बताया कि ये कंडीशन रॉन्ग लिखी हुई है, बहरहाल मैं इसको ठीक कर लूंगा। एन ग्रेटर और इक्वल टू एम, इस तरह से ये कंडीशन बनती है। अच्छा, ये हमारा सेशन जो है ये एंड होने वाला है, 1 मिनट बाकी है। आपसे आपने दोबारा से इसको ना ज्वाइन कर लेना है, तो बाकी जो अभी और भी टॉपिक्स पड़े हैं वो हमने आज डिस्कस करने हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनकी रेंज के बारे में डिस्कस किया हुआ है, उनकी बाउंडेडनेस और डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ये एग्जांपल्स जो है ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है? अब मोनोटोनिकली जी फर्दर आपके पास ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस को हम डिफाइन कर रहे थे कि अ सीक्वेंस AN is said to be monotonically increasing sequence। ये monotonically increasing sequence होगा अगर AN plus 1 greater or equal to AN हो for all n belonging to n। मतलब ये है कि हर जो अगली रकम है वो पिछली रकम से ग्रेटर और इक्वल हो जाए। ग्रेटर हो जाए तो सिर्फ ग्रेटर हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और अगर इक्वल भी उसमें आ जाए और ग्रेटर भी आ जाए तो ग्रेटर और इक्वल, उसको आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का नाम देंगे। जैसे अब यहाँ पर देखें, A2 आपके पास 4 है, A1 मतलब इसमें 1 लेस देन 4 है, 4 लेस देन 9 है, 9 लेस देन 16 है। तो हर अगली रकम जो है पिछली रकम से ग्रेटर होती जा रही है, तो ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है? A sequence AN is said to be monotonically decreasing sequence if AN plus 1 less or equal to AN। मतलब हर बाद में आने वाली रकम पिछली रकम से स्मॉलर होती जाए ग्रेटर होने के बजाय। जैसे ये नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है कि A1 जो है ग्रेटर देन 1/2 है, और 1/2 जो है ये ग्रेटर देन 1/3 है, और ये ग्रेटर देन 1/4 है, तो अप टू सो ऑन। तो ये सीक्वेंस जो है ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ इट इज आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है उसको ही हम मोनोटोनिक सीक्वेंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट रिजल्ट ये है कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो फिर उसकी जो लिमिट होती है ना वो यूनिक होती है। एक ही सीक्वेंस की डिफरेंट लिमिट्स आपको नहीं मिल सकती। थ्योरम नंबर 2 है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है बाउंडेड होता है, लेकिन एक बाउंडेड सीक्वेंस जो है ना वो लाजमी नहीं है कि कन्वर्जेंट भी हो भी सकता है लेकिन लाजमी नहीं है। काउंटर एग्जांपल के तौर पर ये एग्जांपल आपके सामने है कि AN इज इक्वल टू -1⁻n। अब ये जो सीक्वेंस है इसको अगर आप देखें तो अभी हम प्रीवियसली देख कर आए हैं कि इसकी सारी जो रकमें होती हैं वो लेस और इक्वल टू 1 होती हैं, और सारी टर्म्स और ग्रेटर और इक्वल टू -1 होती हैं। तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। इसका अपर बाउंड 1 है और लीस्ट अपर बाउंड 1 है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो -1 है। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट इसलिए नहीं है कि अगर हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेते हैं -1⁻n की, तो इसकी दो लिमिट्स हमें मिलती हैं। मतलब n को चाहे आप जितना मर्जी लार्ज करते जाएं, m को जितना मर्जी लार्ज चूज कर लें आप, तो आपको या तो 1 मिलेगा इंफिनिटी पर पहुंचकर भी, या फिर -1 मिलेगा। तो इसकी सारी रकमें जो है वो एक सिंगल स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच नहीं कर रही, बल्कि -1 और 1। जबकि अभी हम थ्योरम नंबर 1 में ये बात कर चुके हैं कि अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी
तो फिर वो सिंगल लिमिट होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस फिर कन्वर्जेंट ही नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिक लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। जी, थ्योरम नंबर 3। अच्छा, यहाँ पर हमने ये बात की कि बाउंड कन्वर्जेंट तो बाउंडेड होता है, लेकिन बाउंडेड जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होता। कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए कि बाउंडेड भी कन्वर्जेंट हो जाए, वो हमने थ्योरम नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि एक बाउंडेड सीक्वेंस हो और वो मोनोटोनिक भी हो। बाउंडेड के साथ साथ अगर वो मोनोटोनिक भी होगा तो फिर वो लाजमी तौर पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। सिर्फ बाउंडेड हो तो लाजमी नहीं है वो कन्वर्जेंट हो। अगर बाउंडेड के साथ साथ मोनोटोनिक भी हो जाए तो फिर लाजमी बात है कि वो कन्वर्जेंट होगा। थ्योरम नंबर 4 है कि अ बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज टू सुप्रीमम। मतलब एक बाउंडेड सीक्वेंस है जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो क्योंकि वो अपर बाउंड भी उसका एग्जिस्ट करेगा तो उसकी जो लिमिट होगी ना वो सुप्रीमम के इक्वल होगी, उस सीक्वेंस का जो सुप्रीमम है। इसी तरह अब बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज करता है अपने इन्फीमम को। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगा और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो इन्फीमम को कन्वर्ज करेगा। जी, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है मुकम्मल हो गया है। फर्दर सीक्वेंस से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ।